हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पारस कंपटीशन क्लासेस। आज हम अपने स्पार्क सीरीज का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए आप लोगों के सामने, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि हमारी जो थ्योरी थी हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में हमने एक वन शॉट बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट लेक्चर के अंदर 100% नोट्स को हमने कवर कर लिया था। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि महा इंपॉर्टेंट ये उस पर्सपेक्टिव में है क्योंकि यहाँ हम जो क्वेश्चंस आप लोगों को देने वाले हैं वो 100% आप लोगों को बोर्ड में मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चंस आर नोन एज महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूसेस बाय द एसेक्सुअल मेथड्स आर। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन मिला हुआ है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है हमारे लोगों के सामने, आप लोगों के सामने बनाना, सेकंड है डॉग, थर्ड है ईस्ट एंड फोर्थ है अमीबा। बनाना, डॉग, ईस्ट और अमीबा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता हो। देखिए जो उसके अंदर डॉग है वही एक हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है जो कि एनिमल है, क्योंकि एनिमल है तो वो सेक्सुअल मेथड से करेगा। बाकी प्लांट्स की इतनी भी चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब किससे करेंगे, एसेक्सुअल मेथड से। तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए आंसर ये है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिसके अंदर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट वाला कौन सा है, बनाना, थर्ड है ईस्ट और फोर्थ है अमीबा। ये चारों के ये तीन जो है आप लोगों के सामने, ये तीनों करेंगे एसेक्सुअल मेथड से, और जो डॉग है वो करता है सेक्सुअल मेथड से। ये देखिए आप लोग यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ये सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और ये ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। सेकंड है अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। अमीबा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किससे, मतलब कौन से मेथड से, बाइनरी फिजन से। बाइनरी मतलब बाइनरी मतलब एक से दो में डिवाइड हो जाना, फिजन मतलब टूट जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन यीस्ट बाय मींस ऑफ बडिंग एंड इन बनाना asexual reproduction occurs by the means of vegetative propagation from the stem। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है कि डॉग्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, सॉरी सेक्सुअली, डॉग्स जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट जर्म सेल्स आर। जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। भाई वो पार्ट, इसके अंदर क्या बात करेंगे, एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर उस पार्ट का नाम बताना है जो कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता हो। फ्लावर के अंदर उस पार्ट का नाम बताना है जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता हो। ये देखिए यहाँ हमारे पास फीमेल और मेल दो पूछा है सीरीज में। तो मेल देखिए ऑप्शन नंबर ए स्टेमन है, एंथर है। भाई स्टेमन कौन सा पार्ट है, स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंथर इसमें स्टेमन के अंदर अगर हम देखें दो पार्ट होते हैं, ऊपर एंथर और नीचे फिलामेंट। तो ये तो दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फिलामेंट एंड स्टिग्मा। भाई फिलामेंट तो नीचे वाला पार्ट हो गया, स्टेमन के नीचे वाला पार्ट, स्टिग्मा फीमेल पार्ट के ऊपर। तो सेकंड वाला तो ठीक है कि वहां पर फीमेल गैमेट बनेगा, लेकिन पहले वाले में आ गया फिलामेंट जो कि गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड, ऑप्शन नंबर सी एंथर एंड ओवरी। भाई जो पहला वाला पार्ट है एंथर, एंथर से ही तो मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन निकलेगा, उनके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरी, ओवरी इसके अंदर होता है एग। तो ये हमारा हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए है आप लोगों के सामने आंसर एंथर एंड ओवरी, क्योंकि एंथर पार्ट हमारे पास स्टेमन का मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो हमारे पास ओवरी है वो है पार्ट ऑफ द पिस्टिल फीमेल सेक्स ऑर्गन विच कंटेन्स ओव्यूल एंड गैमेट्स, मतलब एग भी वहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is the correct sequence of events of asexual reproduction in a flower। अगर हम किसी एक फ्लावर की बात करें तो उसमें यह पूछा गया है कि उसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा एसेक्सुअल मेथड के अंदर, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा एसेक्सुअल मेथड के अंदर उसको रिप्रोड्यूस कराने के लिए। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट मेथड कौन सा होगा, क्या होता है इसका करेक्ट मेथड, क्या हुआ जल्दी बताइए, करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर हम देखें तो पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, एक मिनट में, पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, सब चीजें हैं इसके अंदर हमारे सामने। बताइए ऑप्शन नंबर ए पॉलिनेशन, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आता है फर्टिलाइजेशन,
थर्ड पार्ट पे आता है सीडलिंग एंड फोर्थ आता है एम्ब्रियो। ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी को देखिए, सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। सी पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग। डी एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन। बताइए क्या होगा। देखो उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए का सीक्वेंस, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे मुझे भी नहीं आता। हम क्वेश्चन को यहाँ पर उसके सीक्वेंस से बात करें कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे, तो हमने ऑप्शन नंबर ए में देखा सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर ये पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का हमने पढ़ रखा है डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। में सबसे पहले एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा था, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ही तो पूरी प्रोसेस चलेगी। तो इसलिए पहली स्टेप है पॉलिनेशन, ठीक है। ये नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये भी ठीक हो गया हमारे पास फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वहां पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। थर्ड स्टेप है सीडलिंग, नहीं ये तो गलत हो गया, उससे पहले एम्ब्रियो बनना चाहिए। तो अगर हम यही सीरीज देखें तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। सी में क्या दिया हुआ है, पॉलिनेशन है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना डेवलप होने के बाद, फिर हुआ हमारे पास सीडलिंग। ये देखिए आंसर आप लोगों के सामने, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग। देखिए ऑप्शन हमें क्या करना है, हमें ये नहीं देखना है कि इसके अंदर आंसर को हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कौन सा आंसर, नहीं, हमें तो अपनी चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ रखी हुई है। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, हमें अपनी चीज पता होनी चाहिए कहाँ रखी हुई है। हमारा आंसर चार ऑप्शन में जो भी हम उसको निकाल लेंगे बाहर, हमें तीन ऑप्शन पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा जो हमारा आंसर नहीं है। जो हमारा आंसर है उसको ऊपर हमें अच्छे से ध्यान देना है और अपने आंसर को वहां से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज़। समझ में आया क्वेश्चन। उसने बोला है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड, ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल मेथड से बनते हैं, हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज़ उनके अंदर जो पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल मेथड। तो ऐसा क्यों, ये पूछा गया है। देखो फिर हम अपना तरीका अपना लेंगे यहाँ पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, बिल्कुल सही बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट्स, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो गलत बात है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ऐसा तो कुछ नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर मतलब पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए अच्छे से ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमने यहां पर देख लेते हैं आंसर क्या है, यही है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आंसर। ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्या बोला गया है कि एक ही सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा एंड प्रोजेनी डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम इट्स पेरेंट्स बाय सेल डिवीजन, और जो वहां पर प्रोजेनी उसके सेल डिवीजन से ही डेवलप हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, सब हमारे पास हमने पढ़ लिया है लेक्चर के अंदर। पासिंग द सेम जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव सिमिलरिटीज अमंग देमसेल्व्स। इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सिमिलरिटीज ज्यादा होती हैं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। हमने लेक्चर के अंदर बात करी थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हर सेल के अंदर, हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा है छोटे क्लासेस में, 9th क्लास में भी देखते हैं यहाँ भी देखा है। तो यहाँ जो हम सेल का स्ट्रक्चर है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम दैट इज डीएनए। तो वहां जो डीएनए के ऊपर जो क्रोमोसोम है, जो हमारे पास में क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो पोजीशन है, जो छोटे छोटे पोर्शन है डीएनए का, एक क्रोमोसोम का वो पोर्शन जिसके ऊपर किसी भी कैरेक्टर से रिगार्डिंग कोई जानकारी छुपी हो, उसको हम बोलते हैं जीन। तो उसने ये बोला कि द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, हमें ये बताना है। तो किसके थ्रू होंगे? देखिए यहाँ पर जीन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, या फिर क्या, किसके थ्रू होंगे, कैसे होंगे?
ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर बताइए इसके अंदर। भाई ऑप्शन नंबर ए क्या है, जीन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी बॉडी। भाई गोल्जी बॉडी से तो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, राइबोसोम बिल्कुल नहीं होगा, साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होगा, तो किससे होगा, जीन, क्योंकि जीन ही है क्रोमोसोम के ऊपर वो पोर्शन जिससे की चीजें ट्रांसफर होती हैं। देखिए आंसर है हमारे पास इसका जीन। द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम। ये हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शोज, वो क्या शो करते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी आती है, वेरिएशंस भी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नेदर सिमिलैरिटीज नॉर वेरिएशंस, ना तो सिमिलैरिटीज आती हैं और ना ही वेरिएशंस आते हैं। ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स या फिर ओनली सिमिलैरिटीज आती हैं। देखिए कुछ सिमिलैरिटीज भी आते हैं और कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर्स आर पास्ड, सम कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज इनहेरिटेंस। और जो नए कैरेक्टर्स आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स, जहां मतलब सिमिलैरिटीज भी है और वेरिएशंस भी है हमारे पेरेंट्स से। It is not necessary that all characters are transmitted from parents to their offspring. ये necessary condition नहीं है कि सभी कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो। कुछ ही होंगे और कुछ कैरेक्टर्स नए आते हैं। हमने लेक्चर में डिटेल में इस चीज में इसके ऊपर बात करी हुई है कि अगर वो वेरिएशन ना हो, अगर वो चेंजेस ना हो, तो वो इस ड्रास्टिक चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ कॉप अप करने में वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। A feature of reproduction that is common to amoeba, Spirogyra, yeast is that क्या होता है बताइए जल्दी से। A feature of reproduction that is common to amoeba, reproduction का वो फीचर जो कि कॉमन है अमीबा के लिए, स्पाइरोगायरा में, ईस्ट में, इज दैट। देखिए क्या, हमें नहीं, मुझे भी नहीं पता आंसर, हमें भी नहीं पता, हमें ऑप्शन आंसर खुद बता देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, कि वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दे आर ऑल यूनिसेलुलर, क्या ये सभी यूनिसेलुलर है, मतलब उसने पूछा कि क्या चीज कॉमन है। दे रिप्रोड्यूसेस ओनली सेक्सुअली, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि ये ओनली सेक्सुअली है ना। दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, क्या ये सभी मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर भी नहीं है सारे। क्या ये सभी यूनिसेलुलर है, क्या ये सभी रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली, वो फीचर बताने हैं जो कि रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉमन टू अमीबा। भाई यूनिसेलुलर होना या मल्टीसेलुलर होना वो एक अलग चीज है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो एसेक्सुअल का पार्ट है, तो वो तो मल्टीसेलुलर है, तो मल्टीसेलुलर से नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके अंदर यही चीज हमें कॉमन दिखाई देती है। देखिए दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, क्यों, क्योंकि ऑल द अबव मेंशन्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मींस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, स्पाइरोगायरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बताइए कैसे होगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, जो उसके फिलामेंट्स है वो स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू सेल्स, क्या उसमें एक सेल का डिवीजन दो में हो जाता है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू मैनी सेल्स, सेल का डिवीजन बहुत सारे सेल में हो जाता है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ यंग सेल्स फ्रॉम द ओल्डर सेल्स, जो यंग सेल की फॉर्मेशन होगी ओल्डर सेल से हो जाती है। बताइए कौन सा होगा इसके अंदर ऑप्शन, ठीक जल्दी बताओ। जो यहां पर क्या होगा, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू सेल, दो सेल में होगा, या फिर डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू मैनी सेल, बी या सी, जल्दी बताइए कौन सा होगा इन दोनों में से। ठीक है, ये देखिए ना बी ना सी और ना ए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि उसके, हमने थ्योरी में देखा था जो उसका फिलामेंट है वो
टूट जाता है किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में, और जब वो टूटता है तो वहां पर नए स्पाइरो वायरा बन के हमारे सामने रेडी हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी ऑफ अ सेल to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called। याद करना है, हमने फिजन का मेथड पढ़ा था, और फिजन के अंदर हमने देखा था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने एग्जांपल देखा था अमीबा का, और मल्टीपल फिजन में हमने एग्जांपल देखा था प्लाज्मोडियम का, क्योंकि प्लाज्मोडियम के अंदर एक से कई सारे में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल हमने देखा था, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। हमारा आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्टीपल फिजन, क्योंकि उसने पूछा था एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। सेल की वो एबिलिटी जो प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे पार्ट में उसको डिवाइड कर देती है, उसको कौन सा होगा, तो ये होगा हमारे पास डी, दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा रिप्रोडक्टिव स्टेज का फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। देखो हम अपने ऑप्शन आंसर, यहाँ जो ऑप्शन है उन्हीं से हमें आंसर पता चलेगा, वही हमें आंसर हमें बता देंगे, नहीं आता है ये पता लगा लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, देन सीडलिंग, शायद सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी पता चलेगा। जाइगोट सबसे पहले भाई जब तक गैमेट नहीं बना तो जाइगोट कैसे बन सकता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, सीडलिंग, एम्ब्रियो, जाइगोट, गैमेट सबसे लास्ट में बन रहा है, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी, गैमीट्स, एम्ब्रियो, जाइगोट, सीडलिंग, गैमीट्स पहले बने लेकिन उससे पहले एम्ब्रियो बन गया, जबकि एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है, जाइगोट, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैमीट, उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, देन उसके बाद सीडलिंग। देखिए ये हमारे पास पूरा करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, which among the following statement are true for unisexual flower। देखिए यूनि मतलब एक, मतलब इन कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कि ये इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ट्रू है, सही बात है। यूनिसेक्सुअल मतलब यहाँ हम पहले अपनी चीजों को मतलब रिमाइंड करेंगे, देखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसके अंदर कोई भी एक सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, इधर मेल और फीमेल। अगर मेल है तो वहां पर फ्रूट नहीं बनेगा, अगर फीमेल है तो वहां पर फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ओवरी वहीं पर है, ओव्यूल वहीं पर है। ठीक है, बाकी देखते हैं अभी आगे, ये 2 पॉइंट हमने पहले रिमाइंड कर लिए हैं। दे पोसेसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, भाई उसने यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करी है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो दोनों उसके अंदर कभी नहीं हो सकते, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। दे पोसेस इधर स्टेमन और पिस्टिल, हाँ या तो स्टेमन हो सकता है या फिर पिस्टिल हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है। दे एग्जिबिट्स क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, वो सेल्फ का तो कोई हिसाब ही नहीं है। सेल्फ मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट, क्रॉस करेंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये भी हमारे पास ऑप्शन थर्ड भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। देखिए इसने बिल्कुल सही बात बोली है, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं और उसके अंदर ओनली स्टेमन वाला पार्ट प्रेजेंट है, क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ना ओव्यूल है, ना ओवरी है, ना एग है, तो जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पर जाइगोट बनेगा, वहीं पर तो फ्रूट बनेगा। उसने यही बोला कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर से प्रोड्यूस ओनली स्टेमन्स एंड कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, वो फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी एंड डी में से। ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट तो हमने गलत लगा दिया है। बी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बिल्कुल सही बात है। सी है थर्ड एंड फोर्थ, भाई इसने सेकंड छोड़ दिया। डी है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये भी भाई ये भी गलत हो गया, और इसने हमें फर्स्ट छोड़ दिया है, इसने फर्स्ट ले लिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही बी। देखिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या कहता है ये, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव either मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, therefore they cannot self pollinate and thus show cross pollination. The ovary of the female organ develops into fruit after fertilization, therefore flowers having stamen cannot produce fruit। वो फ्लावर जिनके पास ओनली स्टेमन प्रेजेंट होता है वो फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12,
इन द फिगर पार्ट ए बी एंड सी आर सिक्वेंशियली, मतलब वो आपको क्या दिखाते हैं, आपको ये चीज बतानी है कि पार्ट ए बी एंड सी क्या है। देखिए पार्ट, अगर हम नीचे ऑप्शन में देखा बस 4 ऑप्शन है, कॉटिलेडन है, प्लूम्यूल है एंड रेडिकल है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है जिससे रूट्स बनती हैं वो होता है रेडिकल। जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे ये सीड है, ये देखिए ये सीड है, जो ऊपर है उससे बनती है स्टेम, जो नीचे है उससे बनती है रूट, और ये होता है हमारे पास जो बी है ये होता है कॉटिलेडन। देख लेते हैं कहां पर है। तो ए हमारे पास होगा प्लूम्यूल, सी में सेकंड में है और थर्ड में है। सी है हमारे पास रेडिकल जो कि सिर्फ सेकंड में है, और ए बी एंड सी, नहीं नहीं ये गलत हो गया, देखिए ए उसके बाद रखा है बी, तो बी हो गया हमारे पास कॉटिलेडन और सी हो गया हमारे पास ये, तो ये हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए प्लूम्यूल है, कॉटिलेडन है एंड रेडिकल है। जो प्लूम्यूल है उससे शूट बनती है, जो कॉटिलेडन है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नीचे रेडिकल, रेडिकल से बनती है रूट। याद रखिए R for radical, R for root। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। हमने पहले ही बात कर रखी है कि लाइफ की अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की या स्पीसीज की जनरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहती है, ग्रोथ मेंटेन होती है, फुलफिल एनर्जी, मतलब अब बताइए कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, वहां पर कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव, क्या रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्या रिप्रोडक्शन होगा तो उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ऑप्शन नंबर सी मेंटेन ग्रोथ, क्या उससे ग्रोथ मेंटेन होगी। या ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, भाई स्पीसीज की कंटिन्यूएशन बनी रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस दुनिया में ये दुनिया ऐसी चल रही है, अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन ना हो, ये प्रोसेस ना हो, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और ऑर्गेनिजम्स की डेथ होते 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 पता चला दुनिया एकदम खत्म हो गई, है ना। तो ये दुनिया का एग्जिस्टेंस भी जरूरी है, एग्जिस्टेंस तो हर चीज का जरूरी है, हर होनी जरूर चाहिए, हाँ, बट वो अलग चीज है कि वैल्यू किस चीज को देनी है। वैल्यू हर चीज को नहीं देनी, वैल्यू उस चीज को देनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काम की चीज है। अभी ये जो टाइम आप लोगों के लिए है, इस टाइम ना आप लोग इस टाइम पर जो बोर्ड की डेट आ गई है आप लोगों को, जो मैं फिर से वही बात कहूंगा, नेचर ने जो आप लोगों को डिसाइड कर दिया है, इस टाइम नेचर ने हमें ये डायरेक्शन दे दी है कि सिर्फ और सिर्फ शिद्दत और लगन के साथ अपने पढ़ाई पर बनाए रखना है ध्यान, और क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए अभी हम आते हैं, मैं छोटा हो जाता हूं पहले, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा इसका आंसर रह गया है अभी, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आंसर है इसका 4, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। मार्क 1 चेंजेस एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज, बॉयज के अंदर देखिए क्या बोला गया है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। जब एडोलेसेंस की अवस्था आती है, जब एडोलेसेंस की एज आती है, तो उसमें यह बोला गया है सेवरल चेंजेस अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैच्योरेशन विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज, बॉयज के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ जो चीजें आती है वो बताना है। क्या आते हैं देखिए, ऑप्शन नंबर 1, भाई हमें नहीं पता भी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 लॉस ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजेस इन हाइट, हाइट बढ़ी, भाई हाइट तो बचपन से ही बड़ी होती है, क्या वो एडोलेसेंस एज में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की वजह से हाइट बढ़ती है? नहीं भाई, पता चला वो बच्चा है, जब तक प्यूबर्टी तक नहीं आया तब तक वो बच्चा ही है, मतलब बच्चे से मेरा मोटिव यह है कि वो छोटा सही है उसकी हाइट, जैसे ही एडोलेसेंस की जाए फिर वो बड़ा होना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्रैकिंग ऑफ वॉइस या फिर वेट गेन, वेट गेन बचपन में भी होता है। लॉस ऑफ मिल्क टीथ, ये वैसे भी टूट जाते हैं। इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ती है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज भारी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेल के टेस्टिस में हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को डेवलप कराना, जैसे कि यहां पर हमने देख लिया है क्रैकिंग ऑफ वॉइस। और भी बहुत सारे होते हैं,
जो हमने लेक्चर में पर्टिकुलर देखे हैं। देखिए आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। क्रैकिंग ऑफ वॉइस इन मेल्स is brought about by the male hormone that is testosterone, which is produced after sexual maturation. Next question number 15, in human males, अगर हम बात करते हैं कहां, ह्यूमन मेल्स के अंदर, तो ह्यूमन मेल्स में यहां अगर हम देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या है कि an event that reflects the onsets of reproductive phase is, मतलब समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखो, इन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट द ऑनसेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज, मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब होनी स्टार्ट होती है तो वो क्या है, वो क्या ऐसा मतलब साइन है या सिग्नल है जिससे कि पता चल जाता है कि अब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो गई है या फिर रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पर पर्टिकुलरली। ग्रोथ ऑफ बॉडी, नहीं भाई अभी देख कारण पहले से होती है। चेंजेस इन हेयर पैटर्न, नहीं वो पहले से करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बचपन से आदत होती है उनके अंदर करने की। पैटर्न की बात करी है मैंने वैसे। चेंज इन वॉइस चेंज हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ये है हमारा ऑप्शन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए मेंस्ट्रुएशन इज द इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द ऑनसेट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स the testis lies in the scrotum because it helps, जल्दी बताओ, टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों रखे गए हैं? टेस्टिस एक स्क्रोटम या पॉच लाइक स्ट्रक्चर इसका हमने बोला था, स्क्रोटम वहां क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को फॉर्मेशन होने के लिए, इसलिए उनको बाहर रख दिया जाता है। देखते हैं कौन सा है हमारा ऑप्शन। प्रोसेस ऑफ मेटिंग, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ऑप्शन नंबर 2। इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, नहीं भाई गैमेट्स का इजी ट्रांसफर के लिए वो नहीं है। प्रोसेस ऑफ मेटिंग के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ऑल ऑफ दिस तो मत लगाना, ऑल ऑफ दिस तो ज्यादा अच्छा सोचते हैं ज्यादा, ऑल ऑफ दिस आ गया तो ये लगा दो आंसर, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन दैट इज 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। ये बताना है कि टेस्टिस ऐसा, इसमें ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, स्टेटमेंट नंबर 2 दैट इज सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, स्टेटमेंट नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, इसमें से कौन सा टेस्टिस का फंक्शन नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, बिल्कुल भाई स्पर्म बनाता है स्पर्मेटोगोनिया से, सॉरी वो मत जाओ उधर डिटेल में, स्पर्म बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा जो कि फीमेल के अंदर बनता है, वहां पर टेस्टिस का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, वो भी फीमेल का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए हुए हैं और यही है हमारा आंसर। सॉरी, उसने ये पूछा नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, नॉट, इसको नॉट को देखिए यहां पे गलती हो गई अभी, उसने बोला नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, नॉट मतलब कौन से नहीं है, और हम उसको लगा दे जो है, तो नहीं कौन कौन से है, 3rd और 4th नहीं है, तो 3rd और 4th है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3rd के अंदर। ध्यान देना, देखिए ऐसे गलती हो जाती है क्योंकि उसने हमसे पूछा था नॉट कौन से नहीं है, हमने लगा दिया आंसर है वाले पर, जो मतलब है। देखिए ये आ गया हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, द एंथर कंटेन्स, एंथर के अंदर क्या होता है? क्या सेपल होता है, क्या ओव्यूल्स होता है, क्या भाई सेपल नहीं, फ्लावर का पार्ट है, ओव्यूल फीमेल का पार्ट है, कार्पेल फीमेल, पॉलन ग्रेन, इसके अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। ये है हमारे पास का डायग्राम भी आपको मिल गया, ये एंथर है और एंथर के अंदर रखे हुए होते हैं हमारे पास यहाँ पर पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not the part of the female reproductive system in human being? इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखते हैं। वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ओवरी फीमेल का है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल का है, यूट्रस फीमेल का है। उसने बोला है नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले नॉट कोई सर्किल बना लेंगे क्योंकि हमें नॉट पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर हुआ यहां हमारे पास 1। उसने पूछा कौन सा नहीं है, क्योंकि वासा डिफरेंस
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। देखिए ठीक, ये मैं हट जाता हूं सामने से, आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। अब हम आते हैं हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चन। हमने अपने जो क्वेश्चन हमारे पास थे कौन से, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम बात करके आ रहे हैं कि अगर पेरेंट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, या सेक्सुअल वाले इवन चाहे एक वो कॉम्प्लेक्स मेथड है, स्लो प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इवन हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, इट इज अबाउट 36 वीक्स या फिर 9 मंथ्स, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएशन लाता है, क्योंकि वो चेंजेस लाता है। और वो कहां से आते हैं, क्रोमोसोम से या डीएनए। इसमें पूछा गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है तो वहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को मिलने वाला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसका अंदर हम देखेंगे अनुवांशिकी का सिद्धांत, कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं इन्हीं डीएनए के थ्रू, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर, इन जीन्स के थ्रू कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उसने ये तो पूछा है कि अगर यहाँ पर हमारे सामने कि जो डीएनए है कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो जो डीएनए की जो कॉपी हुई वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं बनता। अभी हमने देखा सिमिलर या फिर वेरिएशन। सिमिलरिटीज भी होती हैं जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, कुछ नए बनेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, तो वहां पर हो जाता है वेरिएशन। वो भी जरूरी है टू कॉप अप द ड्रास्टिक चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमें क्वेश्चन की डिमांड को समझना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। अगर हमने क्वेश्चन को डिमांड को नहीं समझा तो फिर आंसर गलत लिखा जाता है, फिर मार्क्स कट जाता है और हमें लगता है कि हमने सही लिखा था और आंसर हमें गलत क्यों हुआ, हमारे मार्क्स क्यों कटे। क्योंकि रियलिटी यही है, हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देते। मान लो जैसे यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने डीएनए को देखा और डीएनए के बारे में पूरा एक पेज भर के आ गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। उसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही बात हमें वहां पर बताकर आनी है। चलिए आते हैं अपने आंसर पर। तो क्या बोलता है आंसर में, डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म याद रखनी है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी, डी से डीऑक्सी, आर डीएनए, ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबो, एन से आती है न्यूक्लिक एसिड, ए से आती है एसिड। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। द डीएनए इज द information site for making proteins and each specific type of proteins leads to a specific type of body design। मतलब क्या है, जो पूरी हमारी बॉडी की हमारे अंदर जितने भी फंक्शन होने हैं, बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है, उसकी पूरी इबारत, पूरी डिटेल, पूरी तफसील डीएनए के ऊपर लिखी हुई है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इसलिए ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लीड्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन, उसकी वजह से बॉडी का जो स्पेसिफिक टाइप का डिजाइन है वो बनता है। Thus, it is the DNA molecule that determines the body design of an individual, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी डिजाइन बनता है। Therefore, it can be concluded that it is the DNA that gets transferred from parents to offspring and makes them look similar, और जिसकी वजह से वो सिमिलरिटी वहां पर आती है, कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। भाई कॉपिंग हुआ, अगर कॉपिंग हुआ, एग्जैक्ट कॉपी हो गई तो सिमिलरिटीज आ गई, कुछ चेंजेस अगर आ गए, कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं फिर उसकी वजह से, जो कि एक चेंजिंग और ड्रास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बार बार बोल रहे हैं, ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। अगर हम बात करें, जो वेरिएशन आते हैं वो किसी भी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर नहीं है, लेकिन हमें तो पूरी, जैसे इसने बोला है कि एक जैसे क्या बोला है, वाई इज बेनिफिशियल इज इंपॉर्टेंट फॉर टू द स्पीसीज, किसी पूरी स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, या हम ये बात कर सकते हैं बड़ी जनरेशन के लिए
लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल के चेंज होने सिर्फ उस इंडिविजुअल का होगा, लेकिन एक बड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद जो पूरी स्पीसीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो पूरी ड्रास्टिक एनवायरमेंट के साथ कॉप अप कर पाती है और वहां से बहुत बड़ा बेनिफिट सामने आता है। देखिए, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन चेंज्ड एनवायरमेंट कंडीशन। अभी हम बात कर रहे हैं बारकार के बहुत तेजी से जो ड्रास्टिक एनवायरमेंट चेंजेस हो जाता है, चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो वेरिएशन से सही हो जाता है, मतलब वेरिएशन की वजह से वो कॉप अप कर पाता है। If a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, if the niche is drastically altered, the population could be wiped out. अगर niche जो है किसी भी organisms का वो अल्टर्ड होता है, वो चेंज होता है, तो वो पूरी स्पेसिफिक तरीके से वाइप्ड आउट हो जाती है वो पूरी पॉपुलेशन। However, some variations are present. Some species will survive. Some variations आते हैं तो स्पेसीज सर्वाइव कर पाती है। Thus variations is useful to species but not the individual। वो स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं बट इंडिविजुअल के लिए नहीं। अच्छा, निके क्या होता है? निके शॉर्ट में बता देता हूँ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं निके। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इजी है, सबको इसका आंसर पता ही होगा। हाउ डज द बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, ये सभी को पता होना चाहिए। भाई बाइनरी फिजन, एक से दो, फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो, एक ऑर्गेनिज्म एक से दो में डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अभी हमने देखा एक से दो बाइनरी, एक से बहुत सारे मल्टीपल। इसका एग्जांपल अमीबा और उसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। देखिए यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट पेरेंट्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, पेरेंट्स एक से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और पेरेंट्स डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन में पेरेंट डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। सेकंड पॉइंट बाइनरी में, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बाइनरी फिजन हो जाता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन भी हो जाता है, क्योंकि देख रहे हो प्लाज्मोडियम। थर्ड, नथिंग इज लेफ्ट विद पेरेंट, पेरेंट के साथ कुछ नहीं रहता। रेजिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट, क्योंकि ये एक जो पेरेंट है बाइनरी फिजन में, एक पेरेंट है वो दो में डिवाइड हो गया तो पेरेंट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, पेरेंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचता, लेकिन वहां साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट हम ये कह सकते हैं कि रह जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट बाइनरी फिजन के अंदर, इट अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन and it takes place during unfavorable condition, that is encysted stage। जब encysted, जब वो पूरी सिस्ट बन जाती है उसके ऊपर जब होता है। पॉइंट नंबर 4, साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, लेक्चर में देखा हमने पूरा डायग्राम के थ्रू। और यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पहले न्यूक्लियाई बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसके बाद वो बर्स्ट होकर बाहर निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ विल एन ऑर्गेनिजम्स बी बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? कोई भी ऑर्गेनिजम्स कैसे बेनिफिटेड है अगर वो रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स के थ्रू? देखिए आंसर क्या है, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। जब हमने स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल मेथड में देखा था, वहां हमने देखा था कि उसके ऊपर एक वॉल बन जाती है जो कि टफ कवरिंग है, जो कि उसको अनफेवरेबल या डेंजर एनवायरमेंट से बचाने के लिए काम आती है। तो यही यहाँ पर इसके लिए बेनिफिशियल पॉइंट होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि वो उसके जर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स that protect them until they come into contact with suitable moist surface and can begin to grow। जब तक वो एक फेवरेबल कंडीशन में नहीं आता, जब तक वो लेयर आउटर थिक वॉल उसकी केयर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? क्वेश्चन ये है कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू ग्रो या रीजनरेट क्यों नहीं करते? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, वही क्यों ग्रो करते हैं? देखिए आंसर, रीजनरेशन हैपेंस थ्रू माइटोसिस एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू कैन गिव राइज टू इट्स ओन काइंड ओनली, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऐसे टिश्यू होते हैं और एक माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस का मतलब क्या है, एक सेल है दो में डिवाइड हो गया,
क्रोमोसोम नंबर वहां पर चेंज नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाते हैं। आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में उस चीज को। तो रिप्रोडक्शन हैपेंस थ्रू माइटोसिस एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू कैन गिव राइज टू इट्स ओन काइंड ओनली इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टिश्यूज, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग अलग टिश्यूज मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो क्योंकि यहाँ रीजनरेशन में एक पर्टिकुलर टिश्यू काम करता है, तो वहां वो बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना देते, इसलिए वो इम्पॉसिबल सी टास्क है। रीजनरेशन अ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू फ्रॉम अनदर काइंड इज नॉट पॉसिबल। मतलब अलग दूसरे टिश्यू से, मतलब एक टिश्यू है हमारे पास ए और एक टिश्यू है हमारे पास बी, तो ए से बी बने ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अलग अलग टाइप के हमारे टिश्यू प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसलिए वहां पर रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। देख लीजिए आप लोग आंसर अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के लिख के जमाना है वहां पर आंसर, गलत बिल्कुल नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन का प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट कैसे है, हमने क्वेश्चंस के, हमने थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से देखा हुआ है। पॉलिनेशन का प्रोसेस में होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सिर्फ भी बोलते हैं उसको, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए लिखा हुआ है, pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma, या from one flower to another. Fertilization is fusion of male germ cells pollen with the female gamete present in ovule. After fertilization, division starts to form zygote और उसके बाद वो बना देता है एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये सब चीजें चलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने देखिए लेक्चर के अंदर बात करी थी, टेस्टिस के अंदर बनता है क्या। देखिए मैं आपको अच्छे से फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं। टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्म। स्पर्म जब निकलकर बाहर आता है वास्कुलर डिफरेंस के थ्रू, तो वहां रास्ते में कुछ ग्लैंड पड़ते हैं, जो यहां पर जिनका नाम दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड अपना अपना सिक्रीशन सेमेन के अंदर स्पर्म के अंदर मिला देते हैं। ये सिक्रीशन मिलने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, बल्बोइस्टर ग्लैंड का सिक्रीशन, ये सब मिलने के बाद बाहर जब जो पूरा एक मिक्सचर आता है उसको हम बोलते हैं सेमेन। तो यही उसने बोला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है कि उसका रोल क्या है। देखिए यहां पर रोल उसका दिया हुआ है हमें, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम टू स्पर्म टू मूव। वो भाई अभी तो वो स्पर्म था, अब उसके पास यहां से फ्लूइड मीडियम भी आ चुका है जो कि सेमन हम बोलते हैं जिसको, और वहां से उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, टू स्पर्म टू मूव एंड आल्सो प्रोवाइड्स देम न्यूट्रिशन, वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम आने लगते हैं। ठीक, बताइए कौन कौन से हैं। तो अब हम यहां बात करेंगे चेंजेस के अंदर, व्हाट आर द चेंजेस गर्ल्स के अंदर जो आने लगते हैं। कौन से चेंजेस, देखिए इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, जो हिप्स का साइज है वो ब्रॉड हो जाता है। द अपीयरेंस ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स एंड द जेनाइटल एरियाज, आर्मपिट में और जेनाइटल एरियाज में हेयर आने लगते हैं। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एंड पिंपल्स ऑन स्किन अपीयर्स ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द ऑयल फ्रॉम द स्किन सेल्स। एक मिनट ये देख लीजिए आंसर पहले इसका अच्छे से। स्किन यहाँ पर ये जो चेंजेस आते हैं, साइज चेंज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ हेयर अंडर आर्म्स एंड पिंपल्स ऑन द स्किन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स नॉरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एम्ब्रियो नॉरिशमेंट कहां से लेता है मदर्स बॉडी के अंदर। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है लेक्चर के अंदर कि जब एम्ब्रियो, या हम बात करते हैं जाइगोट, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, वहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है मदर सेल और जो यूटेराइन टिश्यू है उसके साथ।
मिलके जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा से प्रॉपर वे में जुड़ा हुआ होता है अम्बिलिकल पोर्शन से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वहां से सारे न्यूट्रिशन, सारे गैसेस जो रिक्वायर्ड है वो सब चीजें ट्रांसफर होती रहती है, जाते भी हैं और आते भी हैं। देखिए, द एम्ब्रियो गेट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिस्क शेप्ड एम्बेडेड यूटेराइन वॉल कॉल्ड प्लासेंटा, जिसको क्या बोला गया है, प्लासेंटा। इट कंटेन्स विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड एंड ब्लड वेसल्स सराउंडिंग विलाई ऑन द मदर साइड। उसके अंदर विलाई होती है और मदर साइड पर ब्लड वेसल्स वहां पर अच्छे से प्रेजेंट होती है, जो कि वेल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। और वहां उसके अंदर जब ब्लड आता है तो वहां से न्यूट्रिशन लेकर इस प्लासेंटा बच्चे को प्रोवाइड कराता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, तो प्लासेंटा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। जो प्लासेंटा के थ्रू एम्ब्रियो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज नाम दे दिया यहाँ पर, वो पास होता रहता है। वेस्ट सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड थ्रू प्लासेंटा इनटू द मदर्स ब्लड। जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो भी वहां पर रिमूव होते रहते हैं मदर्स के ब्लड के अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, अगर कोई वुमन कॉपर टी को यूज करती है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? क्या वो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकती है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी के फ्लूइड के आपस में एक्सचेंज होने से जो कि एसटीडीज है या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो फैलती है। लेकिन यहाँ इसके अंदर अगर हम कॉपर टी की बात करें तो सिक्रीशन फ्लूइड का एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए ये उसको, मदर को या फीमेल्स को, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं रोक सकती। देखिए यहां पर दिया हुआ है, कॉपर टी कैन नॉट प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इट विल प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ओनली अनवांटेड प्रेगनेंसी। सिर्फ ये एक अनवांटेड या जो प्रेगनेंसी नहीं चाहता उसको वहां से रोकने में, देख लीजिए अच्छे से, उसको रोकने में बेनिफिशियल है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से एडवांटेजेस है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से? मतलब अगर हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन सा एडवांटेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। भाई अभी हमने बात करी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे बेस्ट यह है, ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि ये वेरिएशन कराता है, ये चेंजेस कराता है, ये ड्रास्टिक चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप करने में हेल्प करता है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड या फिर ये सबसे इसका ये एडवांटेज है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इट इज रिजल्ट्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज, ये तेज मल्टीप्लिकेशन कराता है। इट कंट्रीब्यूट द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन मच मोर रैपिडली देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा, ये मतलब क्या बोला गया इसके अंदर कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये पूरा अच्छे से हेल्प करता है। Point number 3, in asexual reproduction, more variations are produced, thus it ensures survival of species in a population. वो वहां पर चेंजेस करा देता है, कुछ वेरिएशन ला देता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज हो जाता है। नहीं तो वो नेचर के थ्रू उस किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक्सेप्ट करने के लिए उसके अंदर वेरिएशन आना, चेंजिंग एनवायरनमेंट के वजह से उसके अंदर वेरिएशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होनी चाहिए, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व है और गैमीट्स तो अलग अलग पेरेंट्स के अंदर बनते हैं, एक गैमीट्स फादर से आया, एक गैमीट मदर से आया, दोनों को मिलकर जाइगोट बना, तो दो पेरेंट्स के कैरेक्टर एक प्रोजेनी के अंदर आ जाते हैं, दो पेरेंट्स के बेस्ट कैरेक्टर एक प्रोजेनी के अंदर आ जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वेरिएशन। वो एक बेस्ट और अच्छा इंडिविजुअल साबित होता है नेचर के अंदर, और उसको नेचर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस है, यही है हमारे पास। वेरिएशंस आर मोर विजिबल इन सेक्सुअल मोड देन इन एसेक्सुअल वन। वेरिएशन ज्यादा दिखाई देते हैं सेक्सुअल में एसेक्सुअल से अच्छा। दिस इज बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए हैज टू फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेड सेलुलर एपरेटस। ओवरऑल मतलब बात हमें समझ में आई कि जो हमारे पास सेक्सुअल मेथड है
जो हमारे पास सेक्सुअल मेथड है उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट है उसके, और कहीं ना कहीं हर पॉइंट का अगर हम निचोड़ देखें या मोटिव देखें तो वो यही है कि रिप्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल में वेरिएशन आते हैं, जो चेंजिंग और ड्रेस्टिक एनवायरमेंट के साथ कॉप अप कर पाता है। एक दो करेक्टर मिलके नया, दो पेरेंट्स का करेक्टर मिलके एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं वेरिएशंस के साथ, तो वो हमारे पास बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबल होता है नेचर के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। अभी हम देख के आ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टेस्टिस है वो क्या फंक्शन करता है। भाई एक तो वो स्पर्म सेल को बनाता है जो कि मेल गैमीट है, और क्या बनाता है वो मेल सेक्स हार्मोन को बनाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अभी हमने देखा भी था पीछे, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा था। क्रैकिंग ऑफ वॉइस क्वेश्चन था हमारे पास एमसीक्यू का। तो ये बोला यहाँ पर फंक्शंस क्या है, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म, और लीडिंग सेल्स होते हैं स्पर्म के अंदर, सीक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन नेमली टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करा देता है, जो कि बॉडी के और सेकेंडरी कैरेक्टर को भी काम करता है। देखिए, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, क्योंकि क्या है, देखिए ओवरी के अंदर से एवरी मंथ एक एग निकल के आता है। अगर स्पर्म वहां पहुंचा, कहां, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जब वो एग निकल के आता है ओवरी से ऊपर की तरफ, अगर स्पर्म वहां पहुंचा तो वहां उसके अंदर अगर उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आगे जाइगोट बनकर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अगर नहीं बना तो वो एग यूट्रस में आता है, अटैच रहता है, 28 डेज की पूरी साइकिल होती है। अगर वहां स्पर्म नहीं पहुंचता तो फिर वो लास्ट में 3 to 5 डेज तक ब्लड टिश्यू के साथ, कुछ यूट्राइन टिश्यू के साथ, ब्लड के साथ वो बाहर आने लगता है। जब वो बाहर आता है तो उसी फ्लो को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, और ये जो पूरी साइकिल होती है इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड एंड म्यूकस फ्लोज आउट एवरी मंथ थ्रू वेजाइना। कुछ ब्लड, कुछ म्यूकस वहां से बाहर आता है वजाइना के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन होना। This process occurs every month because one egg is released from ovary every month. At the same time, the uterus worm prepares in itself to receive the fertilized egg. उसी टाइम पर जो यूट्रस है वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए रेडी रहती है। Thus the inner lining of the uterus gets thickened. जो यूट्रस के अंदर वाली लाइन होती है वो थिक हो जाती है, and is supplied with blood to nourish the embryo, और वो एम्ब्रियो को नॉरिश करने के लिए ब्लड के थ्रू वहां से सप्लाई करती है, and breaks down slowly and gets released in the form of blood and mucus from the vagina. वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और वेजाइना से म्यूकस के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का डायग्राम बनाना है। ये यहाँ पर हमारे सामने आ गया है, देखिए नीचे ये होता है हमारे पास, ये सेपल है, ये ओव्यूल दिखा दिया है अंदर से, ये पेटल है, ये एंथर है ये हमारे पास, और ये नीचे फिलामेंट है। ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। ये फीमेल पार्ट है ये वाला जो है, इसके अंदर ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, ये है हमारे पास फ्लावर का डायग्राम, अच्छे से देख लेना है, बना के आना है, और बहुत प्यारा सा बना के आना है। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। देखिए बैरियर मेथड है, इसके अंदर कॉन्डम्स आते हैं, डायफ्राम आते हैं, सर्वाइकल कैप्स आते हैं। केमिकल मेथड्स है जिसके अंदर कुछ ड्रग्स या हार्मोन्स रिलीज हमारे पास ऐसे होते हैं, जिस पिल्स की फॉर्म में होते हैं, जो हम गोली की तरह से खा सकते हैं। There are two kinds of pills commonly used for preventive pregnancy, oral pills और vaginal pills है, या फिर कुछ क्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से हम स्पर्म को मार सकते हैं, या फिर हम ह्यूमन फीमेल के हार्मोन्स को चेंजेस करके वहां पर इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। सी ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस, जैसे आईयूडीज है, जैसे हमने देखा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, कॉपर टी है हमारे पास। ठीक है, और इस प्लेस इन द यूट्रस जो लगा दी जाती है। आईयूसीडी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इनसाइड द यूट्रस, जो वहां पर उसको इम्प्लांटेशन होने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के रीजन क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो यही है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को यहां से रोका जा सकता है ना। दूसरा यह है कि ऐसी डिजीजेज जो कि सेक्सुअल मेथड से होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनको रोका जा सकता है। यही दो हमारे पास मेन इसके रीजन है। देखिए, टू कंट्रोल पॉपुलेशन रिस्क और बर्थ रेट
अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन या रिस्क या बर्थ रेट वालों को रोक सकते हैं। मैनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी पास्ड on not using contraceptive measures such as condoms, copper T, loop, etc. to prevent transmission of many these diseases. इन सब डिजीज को वहां से ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी यहां से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझे हैं, समझे ही होंगे, बिल्कुल समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। और इसके बाद ये हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पर कंप्लीट। स्पार्क सीरीज का आप लोगों को पता ही है, हम सेकंड लेक्चर पे यहाँ पर हमने देखा, इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है, एमसीक्यू को देख लिया है, थ्योरी का लेक्चर हमने पहले कवर कर लिया है। तो आज ये हमारा जो लेक्चर है वो मतलब जो चैप्टर है वो जाता है रैप अप, कवर अप हो गया हमारा 100%। हमने चैप्टर नंबर जो 3 है बायोलॉजी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसको हमने कवर अप कर लिया है। इसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन लगा लेने हैं, रिवाइज करके पैक करके रख देना है, बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहना है। एग्जाम के टाइम पे फिर हम इसको एक बार फिर पढ़ेंगे। 100% इसके क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में दे के आने हैं, लगा के आने हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सबसे बेस्ट बात यह है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर को वहां पर लिख के आना है। और आई होप के 100% मार्क्स सभी लाएंगे ही, और 100% लाने भी चाहिए, क्यों लाने चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से वहां पर पढ़ के आना है, ठीक है, करके आना है। तो थैंक यू कह दिया हमारी स्क्रीन ने अब। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और ऑल द वेरी बेस्ट।